जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये क्लास बड़ा ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि ये क्लास कंसेप्ट बेस्ड क्लास है ना। सीधी सी बात मैं पूछूं कि आज की इस क्लास से कंसेप्ट से रिलेटेड यदि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि वह कौन सी बड़ी संख्या है जो 24 और 36 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर देगा, मैं यकीन के साथ बता सकता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको क्वेश्चन समझने की तो बात दूर, चंद सेकेंडों में आंसर बताने की बात दूर रखी रही, क्वेश्चन भी नहीं समझ में आया होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, इसका आंसर क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन लॉसा का है, मौसा का है, इसमें जोड़ घटाव करना है, गुना भाग करना है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, क्या है नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए आज का ये क्लास यकीन मानो दोस्त वरदान साबित होने वाला है। और निश्चित तौर पे इस क्लास को यदि आप रुक जाते हो, वीडियो में रुक जाते हो, देख लेते हो वीडियो को, कंसेप्ट तो सीखना ही सीखना है। और मज़े की बात यह है कि इस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना। क्लास 10th का टॉपिक है और ज़िंदगी भर काम आने वाला है। यदि आप क्लास 10th के बाद भी चले जाओगे ना, तो वहाँ भी इस टॉपिक से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सीधा सस्पेंस में नहीं आकर के सीधी सी टॉपिक की बात करें हम, तो आज का ये क्लास हम महत्तम समापवर्तक को लेकर के आए हैं, है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग महत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। महत्तम समापवर्तक, हाँ, इसी टॉपिक को हम लोग सीधे सीधे शॉर्टकट में मौसा लिखते हैं, है ना। शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको मौसा लिखते हैं। अच्छा, कब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौसा आप लोगों को आता होगा, अधिकतर ऐसे स्टूडेंट होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मौसा आता होगा। भाग विधि से आप लोग मौसा बना लोगे या अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा बना लोगे। मैं तो आपको शुरू में ही बताया था कि यदि इस वीडियो में मेरे साथ आप रुक जाते हो तो आपको मैं मौसा की क्वेश्चन को आप कैसे पहचानोगे, इसकी टाइप्स को कैसे समझोगे, कितने प्रकार के क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा, है ना। तो वीडियो में बने रहिए। बस कुछ ही समय लूँगा मैं आपसे, है ना, कुछ ही मिनट तक। दिन भर तो यार रील्स देखते रहते हो, मोबाइल पे ही लगे रहते हो, तो थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लो, है ना, आगे बोर्ड एग्जाम भी देनी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। हाँ, इसी मौसा को हम लोग लिखते हैं HCF भी लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके नाम में ही देखो, महत्तम और समापवर्तक। पहले तो इसके नाम को ही समझ लो आप लोग। महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, है ना। और समापवर्तक का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात बोले दोस्त, तो समापवर्तक का मतलब होता है विभाजक। समापवर्तक मतलब विभाजक। विभाजक नहीं समझ में आया? आप ऐसे समझो, यदि मैं आपसे एग्जाम्पल दूँ 12, यदि मैं पूछूं कि 12 का समापवर्तक क्या होगा, तो सीधी सी आपको सोचना है कि वह कौन कौन सी संख्या है जो 12 को डिवाइड करेगा, पूर्ण रूप से काट देगा। तो आप बताओगे सर 12 को जो है सो पूर्ण रूप से काटने वाला संख्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। मतलब ये जो संख्या आपको दिख रहा है ना, ये 12 को पूरा पूरा विभाजित कर देगा। मतलब ये संख्या को हम बोलेंगे 12 का समापवर्तक है ना। तो अब आप समझ सकते हो कि महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हो गया? सबसे बड़ा संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे। मतलब ये जो संख्या है, सारे के सारे संख्या तो इसको विभाजित कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इस बात को आप याद रखिएगा, इसके नाम को आप याद रखिएगा। महत्तम मतलब सबसे बड़ी और समापवर्तक मतलब विभाजक होता है ना। तो किसी संख्या का यदि आप मौसा निकालोगे तो सबसे बड़ा विभाजक को ढूंढना है। अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रखना दोस्त कि महत्तम समापवर्तक आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो सीधी सीधी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महत्तम समापवर्तक इन इन संख्याओं का निकालिए, है ना, या नहीं तो लैंग्वेज में पूछेगा। लैंग्वेज में भी पूछे तो लैंग्वेज को आप पढ़ करके समझने की कोशिश करना, या नहीं तो इसी लेक्चर में मैं जो क्वेश्चन की टाइप्स जो बताऊंगा उस टाइप्स को समझने की कोशिश करना। जब भी आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन निकल के आएगा। कॉमन ये निकल के आएगा कि मौसा का अर्थ होता है दोस्त कि जिस किसी भी संख्या का हम मौसा निकालेंगे ना, तो जो हमारा मौसा आंसर होगा ना, वो आंसर मौसा क्या करेगा, उसी संख्या को विभाजित करेगा। समझ के देखो, यदि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 12
और या ऐसे ले लेते हैं, हम एक संख्या ले लेते हैं 24 और 36। यदि मैं दोस्त इसका बोलूँ मौसम HCF, दोनों संख्या का HCF यदि मैं आपसे 12 बोलूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 12 इसको भी काटेगा और 12 इसको भी काटेगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखना है ना। जो भी मौसा होगा ना, वो जिस संख्या का, जैसे ये दोनों का मौसा 12 है तो दोनों को विभाजित कर रही है, इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। मतलब मौसा जहाँ से आएगा, जिस संख्या से मौसा बनने वाला है, वो उसी संख्या को विभाजित करेगा। तो इस कंसेप्ट को दिमाग में बनाए रखना, उसके बाद लैंग्वेज को पढ़ना। और यदि लैंग्वेज को आप पढ़ोगे, ये चीज़ को समझ रहे हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा, इस बात का एहसास होगा कि इसमें जो है सो ऐसी नंबर हमसे पूछा जा रहा है जो दी गई संख्या को विभाजित करे, है ना। तो मौसा को आप सीधा सीधा ये अर्थ याद रखना दोस्त। मतलब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि मौसा के लिए आप क्या याद रखोगे, तो मौसा के लिए जब भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो लैंग्वेज में आपको कुछ कुछ कॉमन बातें मिलेगी आपको, है ना। जैसे सबसे पहले लिखा होगा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें, ये लिखा रहेगा। या नहीं तो सबसे बेस्ट लाइन लिखा रहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। या नहीं तो दूसरी बात आप ये समझ सकते हो, मौसा के लिए आप ये समझ सकते हो कि मौसा जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो 2 या 2 से अधिक संख्या दिया रहेगा, 2 या 2 से ज़्यादा संख्या दिया होगा, है ना। तो उसके लिए आपको पूछेगा मौसा निकालने के लिए। तो लैंग्वेज में जो लिखा रहेगा ना, वो लिखा रहेगा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। या नहीं तो दूसरी लैंग्वेज लिखा रहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरह से आप पहचान सकते हो कि महत्तम समावर्तक का क्वेश्चन है और महत्तम समावर्तक हमें निकालना है। बाकी आगे हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को भी करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन का टाइप्स भी समझाने की कोशिश करेंगे कंसेप्ट के साथ, क्यों ऐसा करते हैं। बाकी यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना। और मेहनत की बात रही दोस्त, तो जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट भी तैयार करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी तैयार करते हैं, जो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे आप तो वहाँ पे PDF लिंक मिलेगी, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आगे इसको डिटेल्स में देखते हैं हम। मौसा हम ये बताते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। जैसे हम ये लिखते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं का मौसा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः विभाजित कर दे। मैंने ये बताया दोस्त कि मौसा जब भी हम निकालेंगे तो 2 या 2 से अधिक संख्या दिया रहेगा, 2 या 3 या 4 संख्या दिया रहेगा और बोलेगा हमसे मौसा निकालिए। तो मौसा का अर्थ ही वही है, जो संख्या दिया हुआ है उस संख्या का मौसा जो होगा ना, वो मौसा प्रत्येक दी गई संख्या को विभाजित करेगा। तो यही मैंने लिखा। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, 12 और 30 का मौसा, 12 और 30 का मौसा। तो 12 और 30 का मौसा हम क्या बते कि दोनों संख्या को विभाजित करने वाली संख्या होगी। तो दोनों संख्या को विभाजित करने वाली संख्या, जैसे 12 को विभाजित करेगा 2, 3, 4, 6 और 12। वही 30 को आप देखो तो 30 को कौन कौन विभाजित करेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा, 5 भी काटेगा, 6 काटेगा, फिर 15 काटेगा और 10 भी काटेगा,
फिर 30 काटेगा। ये सारी संख्या क्या करेगा, 12 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा, है ना। तो अब मौसा का मतलब ये हुआ दोस्त कि इसमें देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है और कॉमन के साथ साथ बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। जैसे अब दोनों को यदि हम विभाजित करने वाला संख्या लिखे हैं, ये जो नंबर है 12 को विभाजित कर रहा है और ये जो नंबर है 30 को विभाजित कर रहा है, लेकिन दोनों में कॉमन देखिए 2 जो है सो दोनों को विभाजित करेगा, 3 भी दोनों को विभाजित कर रहा है, 6 भी दोनों को विभाजित कर रहा है। तो क्या अब ये दोनों का मौसा हम क्या लिखे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। तो यही चीज हम आपको बता रहे हैं कि दोनों का मौसा जो है ना सो बड़ी से बड़ी संख्या होगा। और इस बात को आप याद रखिएगा, प्रश्न में भी अधिकांश क्वेश्चन जब आप बनाने जाओगे ना तो वहां पे पहले ही शुरुआत में ही प्रश्न में लिखा रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब मौसा निकालिए। तो यहाँ भी भैया बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, 6 होगा। मतलब ये 12 और 30 का मौसा कितना होगा, मौसा होगा 12 और 30 का 6, है ना। मतलब 6 से बड़ा संख्या ऐसा कोई नहीं है जो दोनों को विभाजित करेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये मौसा आप समझ गए होंगे कि मौसा क्या होता है। या सीधी सीधी हम ये बोले कि मौसा जो है, यदि नोट पॉइंट में हम आपको बताएं तो मौसा दी गई संख्या को विभाजित करेगा। अच्छा, ये बात को याद रखने से क्या फायदा है, यदि इस चीज को आप समझ गए, देखिए मौसा यदि हम दोनों का मौसा लिखे हैं 6, इसका मतलब 6 क्या करेगा, 12 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा, है ना। यदि इस बात को आप समझ गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप बड़ी आसानी से 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से ऑप्शन को ढूंढ लोगे आप। क्योंकि मौसा निकालना है तो मौसा आप वही संख्या को बोलोगे जो दी गई संख्या को विभाजित करेगा। यही चीज मैंने लिखा है, मौसा दी गई संख्या को विभाजित करेगा। तो मेरे भाई यदि आप मौसक के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे हैं ना, निश्चित तौर पे ये बात को याद रखना, जो भी संख्या का मौसा निकालना है ना, उस संख्या का मौसा जो होगा वो अपने ही संख्या को विभाजित करेगा, है ना। चलिए, अच्छा इस मौसा को हम शॉर्टकट में लिखेंगे कैसे। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल जो लिखा है, 12 और 30 का मौसा ज्ञात करें। 12 और 30 का मौसा ज्ञात करें। तो इसी चीज को दोस्त हम शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन में लिखा रहेगा 12 और 30, इस प्रकार से लिखा रहेगा। इसका मतलब ही यही है कि 12 और 30 का मौसा निकालिए। या कुछ अंग्रेज होगा, वो अंग्रेजी में आपको इस प्रकार से लिख देगा HCF ऑफ 12 एंड 13। इसका भी मतलब ये हुआ कि 12 और 30 का मौसा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा लॉजिक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये मौसा का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक थिंग क्या होता है, ये क्या कहना चाह रहा है ना, इसकी लैंग्वेज को आप पकड़ पाए होंगे और इसके अर्थों को आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन को देखते हैं और लैंग्वेज में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ अभी हम ये भी बता रहे हैं आपको कि ये मौसा जब भी हम कैलकुलेट करेंगे ना, 2 तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक तो भाग विधि से निकालेंगे मौसा और दूसरा गुणनखंड विधि से निकालेंगे मौसा। तो अभी हम बता रहे थे दोस्त कि मौसा को कैसे निकालें, है ना। मौसा ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना। तो हम 2 तरीके से मौसा निकालेंगे, एक भाग विधि से मौसा निकालेंगे और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालेंगे। अच्छा, ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, ऑलरेडी इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है। नहीं देखे हैं तो जाइए इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में वास्तविक संख्या की प्लेलिस्ट होगी, उसमें ये अभाज्य गुणनखंड की वीडियो पड़ी होगी, जाके देखिए, है ना। तो ये 2 तरीके से हम मौसा निकाल सकते हैं। ये आपको आता है, पहले से आप सीख रखे हो। फिर भी हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 12 और 30 का मौसा ज्ञात करें। 12 और 30 का मौसा ज्ञात करें। तो कैसे निकालेंगे हम,
भाग विधि से हम निकाल के देखते हैं। तो भाग विधि में दोस्त हम क्या करते हैं ना कि जो छोटा संख्या होता है उस छोटे संख्या से बड़ा संख्या में भाग देते हैं। बेसिकली ये भी यूक्लिड विभाजन की तरह ही काम करता है और ऑलरेडी आप लोगों को आता होगा, है ना। और ये भाग की प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि हमारा शेष पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए, जीरो ना आ जाए। और जैसे ही शेष जीरो आता है तो उससे पहले वाले भाजक को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा मस है ना। दोस्त रिक्वेस्ट है मेरी, यदि वीडियो का आप देख रहे हो, सीख रहे हो, आपकी कोर्स कंप्लीट हो रहा है, एक सीक्वेंस वे में आपको कोर्स हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के बीच में लिंक को शेयर करना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है, 12 है। तो 12 से हम क्या करेंगे, 30 में भाग देंगे। और जब आप 12 से 30 में भाग दोगे तो 2 से भाग दोगे आप 24 और 30 में से घटाओगे तो ये 6 शेष बचेगा। अब यहाँ पे शेष जीरो नहीं हुआ है ना। शेष जीरो होता तो इसको हम ऐसा बोल देते, लेकिन ये शेष जीरो नहीं है। तो अब फिर से हम एक बार और भाग करेंगे। क्या करेंगे, इसी 6 से हम इस 12 में भाग देंगे और ये 2 बार में कट जाएगा 12, पूरा पूरा कैंसिल, मतलब घटाओगे तो शेष कितना, जीरो। अब शेष जीरो आ गया, इसका मतलब अंतिम भाजक कितना है, 6। तो ये हमारा होगा मौस होगा कितना, 6। मतलब 12 और 30 का जो मौसा निकालना था वो कितना होगा, 6 मौसा निकलेगा, है ना। तो ये आपको आता होगा, लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं तो एक आध एग्जाम्पल दे करके तो बनाएंगे, है ना। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है दोस्त कि आप जो देख रहे हो उन वीडियो आप कितना जानते हो, कहाँ तक पढ़ रखे हो। मैं तो ये सोच के देख रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसको नहीं भी कुछ आता होगा ना, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेगा, फिर भी वो बच्चा मेरे वीडियो देखने से वो कंसेप्ट को सीखेगा। और यदि आप सीख रहे हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं पहले सब्सक्राइब कीजिए आप, है ना। चलिए 36 और 48 का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करो 36 और 48 का कितना होगा, है ना। तो आपको पता है दोस्त, एक तो भाग विधि से आप बना सकते हो, है ना। भाग विधि से हम कैसे बनाएंगे कि जो छोटा संख्या है ना उससे आप बड़ी वाले नंबर में भाग दे दो। तो 36 से आप 48 में भाग दोगे तो 1 से कटेगा ये 36, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, कुछ शेष बचेगा, है ना। अब आप क्या करोगे, जो शेष बचा है उसी से इस नंबर में भाग दे दोगे, पिछले वाले भाजक में भाग दे दोगे। 3 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब जैसे ही शेष जीरो बचा, इसका मतलब इससे पहले जो अंतिम भाजक था वो हमारा क्या होगा, मौसा होगा कितना, 12। लेकिन यही कंसेप्ट को हम आपको ऐसे भी समझाए दोस्त कि यदि क्वेश्चन में ये लिख दे कि 36 जो है सो किन किन संख्या से कट रहा है, तो 36 जो है सो आपका 2 से कट रहा है, 3, 4, 6 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 12 से कट रहा है और 18 से कट रहा है। इतनी संख्या से कट रहा है, 36 से भी कट रहा है। वही यदि हम आपसे ये बोले कि 48 जो है सो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और 4 से काटने पर 12 से कटेगा, फिर 16 से कटेगा और 24 से कटेगा, 48 से कटेगा। तो अब यदि प्रश्न में ये दो दे आपको उलझाने के लिए दोस्त, यदि क्वेश्चन में ये बोल देते कि 36 और 48 दो संख्या है जिनमें 36 इन संख्याओं से कट रहा है और 48 का विभाजक ये संख्या है, तो इसमें से मौसा क्या होगा। तो कुछ नहीं दोस्त, मौसा का डिफिनेशन आपको याद रखना है कि मौसा क्या है, जिन संख्याओं का मौसा निकालना है उस संख्याओं में दोनों को विभाजित करने वाला संख्या को ढूंढना है। अब यदि उस संख्या को आप ढूंढ लोगे तो फिर एक और काम करना है कि उस कॉमन विभाजित करने वाले संख्या में सबसे बड़ा कौन है। नहीं समझे, जैसे ये लिख रखा है कि 36 को ये सारी संख्या विभाजित कर रहा है और 48 को ये सारी संख्या विभाजित कर रहा है, तो इसमें से देखिए दोनों नंबर को 36 और 48 को विभाजित करने वाला कौन कौन सा संख्या है। तो कॉमन संख्या क्या है, 2 है, 3, 4, 6 और 12 है।
ध्यान से देखो, दोनों संख्या को विभाजित करने वाला कॉमन नंबर क्या क्या है? तो 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। अब इसमें आप देखिए कि बड़े से बड़ा संख्या क्या है जो दोनों को विभाजित करेगा। जैसे 2 है तो 2 तो सबसे छोटा है, इसमें से जो भी दोनों को विभाजित करने वाला है वो तो 2 तो सबसे छोटा है, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है। तो क्या है? 12। मतलब 36 और 48 का मौसा क्या है? 12। तो आप इस तरीके से आंसर दो, चाहे क्वेश्चन को घुमा करके इस तरीके से पूछ दे, फिर भी आप ऐसे आंसर निकाल लो। चलिए, यदि ये तरीका समझने में आपको दिक्कत है तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अभी एक क्वेश्चन लिख करके आपको बताते हैं, एग्जाम्पल में समझाते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, जो अभी मैं समझा रहा था आपको, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि 525 और 3000 का मौसा क्या होगा, है ना। ये मौसा निकालने के लिए बोल रहा है 525 और 3000, है ना। लेकिन इसके साथ साथ और भी स्टेटमेंट दे रखा है। आप चाहो तो 525 और 3000 का मौसा निकाल सकते हो, भाग विधि से निकालो या गुणनखंड विधि से निकालो। लेकिन दोस्त, हम ये भाग विधि और गुणनखंड तब करेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन को पढ़ो। यदि दोनों संख्या को ये संख्या विभाजित करता है, मतलब ये दोनों संख्या को कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रहा है? तो 3, 5, 15, 25 और 75, है ना। ये संख्या दोनों को, 525 को भी विभाजित करता है और 3000 को भी विभाजित करता है। तो अब आप सोच के बताओ कि इसका मौसा क्या होगा। अभी मैंने समझाया दोस्त, मौसा का मतलब जो दोनों को विभाजित करते हैं, 525 को भी विभाजित करे और 3000 को भी विभाजित करे। और आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो संख्या दे रखा है ना, ये दोनों को विभाजित करता है। तो क्या सब के सब मौसा होगा? नहीं, इसमें जो बड़ा से बड़ा संख्या है, जो बड़ी से बड़ी संख्या है, उसको मौसा बोलेंगे। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 75 है। क्या है? 75। तो इसका मौसा हम क्या लिखेंगे? इसका मौसा लिखेंगे हम ये संख्या का 525 और 3000 का मौसा लिखेंगे 75। यही आंसर है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि इस कंसेप्ट को आप समझे होंगे। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन को बनाते हैं, लैंग्वेज में कैसे पूछा जाता है उसके वेराइटीज को भी देखेंगे, और फिर गुणनखंड विधि से कैसे मौसा निकाला जाता है उसको भी अभी हम समझाते हैं। लेकिन यार, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, है ना। और बहुत ज्यादा पसंद हो तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करना। आपको दिख रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 गो पात्र है जिसमें एक में 504 लीटर दूध है, एक में 504 लीटर दूध है और दूसरे में 735 लीटर दूध है। तो बोल रहा है कि ये दोनों में से हम लीटर लीटर करके दूध निकालेंगे। ऐसे समझो कि ये एक बर्तन है जिसमें 504 लीटर दूध है और एक दूसरा बर्तन है जिसमें 735 लीटर दूध है। अब बोल रहा है कि नप्पा जो हम एक बनाएंगे, एक छोटा सा जो नप्पा हम बनाएंगे, है ना, ये जो नप्पा बनाएंगे ऐसे लेकर के दूध निकालने वाला, है ना। तो इस नप्पा की अधिकतम कितने लीटर की नप्पा होनी चाहिए, है ना, ताकि इसमें से भी पूरा पूरा 504 लीटर दूध निकल जाए और इसमें से भी 735 लीटर दूध निकल जाए। निकालने का मतलब ये नहीं कि निकालते गए बाद में आधा लीटर बच गया, ऐसा नहीं। यदि 10 बार निकाले तो 10 बार में 504 लीटर निकल जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे यदि हमको 15 बार निकालना पड़े तो 15 बार में ही 735 लीटर दूध निकल जाए। ऐसा नहीं कि इसमें 10 बार निकालने पे आधा लीटर बच गया, यहाँ पे निकालने पे जो है सो थोड़ा सा 250 ml या 300-400 ml बच जाए, आधा लीटर बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि इस नप्पा की अधिकतम धारिता क्या होनी चाहिए। तो आप सोच के देखिए, देखो क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि आप एक बार माइंड में कंसेप्ट को समझ गए, बातों को समझ गए, पकड़ लिए क्वेश्चन को, तो फिर अगले क्वेश्चन धराधर बनाते जाओगे, है ना। और यही वजह से हम अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, है ना। तो आप सोच के देखो कि ये नप्पा की अधिकतम कितनी धारिता होनी चाहिए, ताकि ये इसको भी पूरा पूरा नाप ले और इसको भी पूरा पूरा नाप ले। तो सीधी सी बात है, आप बोलोगे सर ऐसी सिचुएशन लग रहा है, ये सवाल से ऐसा जाहिर हो रहा है कि इस नप्पा की धारिता जो भी होगा ये उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा और उसको भी पूरा पूरा विभाजित करेगा। मतलब ये मौसा की बात कर रहा है। दोनों संख्या का मौसा निकाल दीजिए।
तो ऐसे क्वेश्चन में जब आप दोनों संख्या का मौसा निकालोगे तो सिंपल सी बात है, आप छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग दोगे, और जब आप भाग दोगे तो बोलोगे सर ये एक से ही भाग लगेगा, 504 घटाओगे तो 1 3 231, फिर ये बचेगा आपका 21, 21 से 42 में भाग दोगे, 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और पूरा पूरा जब कटेगा तो आप बोलोगे सर ये दोनों का जो मौसा हम निकाल रहे थे ना, ये मौसा होगा मेरा 21। मतलब ये लीटर की जो बात कर रहे थे ना, हम नापने वाला जो लीटर की बात कर रहे थे, उस लीटर की अधिकतम धारिता कितनी होनी चाहिए, 21 होना चाहिए। मतलब 21 लीटर का जो बर्तन होगा ना दोस्त, उससे हम 504 लीटर भी पूरा पूरा नाप लेंगे और 735 लीटर भी पूरा पूरा नाप लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के आप कैसे पता लगाओगे कि इसमें लॉसा होगा या मासा होगा, गुना होगा, जोड़ होगा, घटा होगा। तो यही तरीका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कुछ समय के लिए सोचिए, है ना, सोचिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, खुद से सोचना नहीं सीखोगे, एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक सवाल नहीं पकड़ पाओगे, है ना। चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 13 और 15 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। तो ये तो क्लियर है दोस्त। देखो मौसा पहचानने का ना एक लैंग्वेज को भी आप पकड़ में रखना, बड़ी से बड़ी संख्या जैसे बोलेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, समझ लेना मौसा निकालना है। क्वेश्चन में जैसा पे दिख जाए बड़ी से बड़ी निकालिए, बड़ी से बड़ी संख्या मौसा निकालना है। तो कहने का मतलब यह है कि 13 और 15 का मौसा निकालना है, लेकिन क्या है कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या खोजना है जिसे भाग देने पर इसमें भी एक शेष बचे और इसमें भी एक शेष बचे। तो मौसा में तो शेष नहीं बचता है, मौसा तो पूरा पूरा काट देता है। तो फिर क्या करें इसमें, तो ये बोल रहा है कि इसमें भाग दें, इसमें भाग दे, तो दोनों ही केस में दोनों को भाग देने पर एक शेष बचे। तो हम क्या करते हैं कि इस एक को 13 में से भी माइनस कर देते हैं, तो 12 बचा, और 15 में से भी एक को माइनस कर देंगे तो 14 बचा। मतलब अब जो संख्या की बात कर रहा है वो संख्या क्या करेगा, दोनों को पूर्ण रूप से खत्म करेगा, विभाजित करेगा। तो अब सीधी सी बात है कि 12 और 14 का मौसा निकाल दो, 12 और 14 का मौसा। तो इसका मौसा कैसे निकालोगे आप, साधारण सी बात है कि छोटका नंबर से बड़का में भाग दे दो। छोटका नंबर से बड़का नंबर में भाग दे भी तो ये एक मर्तबे लगेगा, 12, 2 शेष बचेगा, फिर 2 से 12 में भाग दोगे, 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। मतलब मौसा कितना हो जाएगा, मौसा होगा 2। अब देखो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़का से बड़का नंबर ज्ञात करो जिससे 13 और 15 में भाग दे तो एक शेष बचे, तो 2। अब 2 से 13 में भाग दो, शेष 1 बचेगा, वही 2 से 15 में भाग दो, शेष 1 बचेगा। तो बात समझ में आए, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा 1। सही है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन एक और दिख रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 245 और 229 में भाग दे तो 5 शेष बचे। सेम टू सेम क्वेश्चन दोस्तों, अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा है 245 में भाग देंगे फिर भी, और 1029 में भाग देंगे फिर भी, शेष कितना बचे, शेष 5 बचे। तो ये क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इसका आंसर कमेंट में लिखना, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखना, जरूर आप कमेंट करना कि ये कौन सा बड़ा से बड़ा संख्या होगा जिससे इसमें भाग दे तो ये शेष 5 बचे और इसमें भाग दे फिर भी शेष 5 बचे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, हालांकि मौसा ही है, लेकिन आपको बातों को, लैंग्वेज को सीखना है, लैंग्वेज को समझना है, पकड़ना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब मौसा ज्ञात कीजिए, लेकिन क्या कि जिससे 20 53 में भाग देंगे तो शेष 5 बचे और 967 में भाग देंगे तो शेष 7 बचे। तो मौसा तो भैया ये था कि दोनों नंबर का यदि आप मौसा निकालोगे तो दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगा, लेकिन यहाँ तो ये वाली बात है नहीं, यहाँ तो बोल रहा है दोनों में शेष बचे अलग अलग, वो भी अलग अलग शेष बचे। तो अलग अलग बचे चाहे एक समान बचे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त।
शेष को हम माइनस ही कर देंगे। और शेष को जब माइनस कर दोगे ना तो जो संख्या निकालोगे वो क्या करेगा, इसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो चलिए हम माइनस करते हैं। तो 20 53 को जो माइनस करेंगे 5, तो ये कितना होगा 20 48, और 967 में से 7 माइनस करोगे तो 960। अब बताइए ये दोनों का मौसा आप कैसे ज्ञात करोगे, कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, सिंपल से आप भाग दे दोगे। छोटका नंबर से क्या करोगे, बड़ी संख्या में भाग दे दोगे। तो ये 2 से लग जाएगा, 18 1 19 20 हो जाएगा, 19 20। तो ये 8 2 और ये 1। अब फिर इससे भाग दे दोगे आप 960, तो ये कितना से कट जाएगा, तो ये 7 से लगा दोगे आप। तो 7 8 को गुना करोगे तो 56, 12 7 84 और 5 इतना। ये हो जाएगा आपका 10 में से 6 घटेगा 4, 15 में से 9 घटेगा तो 6, और ये कैंसिल। फिर आप क्या करोगे, 64 से 128 में भाग दे दोगे, 2 बार में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो मौसा कितना होगा, मौसा होगा 64। मतलब मौसा हमारा नहीं निकालना था, इस क्वेश्चन में हमारा निकालना था, बोल रहा था कि 2053 और 967 में बड़का से बड़का संख्या का भाग दे, जिससे इसमें भाग देने पे 5 शेष बचे और इसमें भाग देने पे 7 शेष बचे। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या दोस्त 64 है। भाग दे के देख लो, यकीन नहीं हो रहा है तो आप 64 का भाग 2053 में दोगे ना तो भाग देने पे 5 शेष बचेगा, और इसी 64 का भाग आप 967 में दोगे तो 7 शेष बचेगा। मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 64 आंसर होगा। तो कंसेप्ट साफ है। मौसा का कुछ क्वेश्चन ऐसे 1-2 वेराइटी की क्वेश्चन पूछी जाती है। समस्या ये है कि आपको टाइप्स याद रखने होंगे, क्वेश्चन को समझना होगा, क्वेश्चन के प्रकार को समझना होगा, सीखना होगा, और सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस करनी होगी। और ये प्रैक्टिस के लिए आपको हम एक प्रैक्टिस सीट भी बना के दे रहे हैं। लेक्चर के साथ साथ आप प्रैक्टिस सीट को भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन तो डिफरेंट है लेकिन मौसा का ही क्वेश्चन है और आपके बुक का ही क्वेश्चन है। यदि आप बुक प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा, और क्वेश्चन थोड़ी ठीक ठाक लेवल में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कमरा है, मतलब रूम है, उस रूम की लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ उसकी चौड़ाई दे रखा है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि इसमें टाइल्स लगानी है, रूम जहाँ है उसका फर्श बनेगा, वो फर्श पे टाइल्स लगानी है। तो वो टाइल्स की संख्या क्या होनी चाहिए, उस टाइल्स की संख्या कितनी होगी, है ना। तो उसके लिए तो सबसे पहले हमको कमरे के फर्श का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। जिस कमरे की बात कर रहा है उस कमरे में फर्श का क्षेत्रफल पहले कैलकुलेट करेंगे। अब फर्श का क्षेत्रफल जब हमें पता चल जाएगा तो फिर कम से कम हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जब एक टाइल्स का क्षेत्रफल हमें पता चल जाएगा तो ही हम बता पाएंगे कि भैया इस रूम में कितना टाइल्स लगेगा, है ना। तो ये सारा मामला जो है सो कमरे के फर्श के क्षेत्रफल का है और टाइल्स के क्षेत्रफल का है। तो कमरे के फर्श का क्षेत्रफल तो आप निकाल दोगे यहाँ से कि लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम ऐसे करते हैं, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा, सिंपल सा है, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मीटर सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन में दे रखा है, तो हम क्या करते हैं सबको सेंटीमीटर यूनिट में ही चेंज कर लेते हैं। तो 15 मीटर मतलब 1500, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर मतलब 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, तो 1500 प्लस 17 कितना होगा, 1517 सेंटीमीटर में बना दिए। उसी प्रकार से 9 मीटर का मतलब 900 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, टोटल हो जाएगा 902 सेंटीमीटर। तो इसके कमरे का क्षेत्रफल हो जाएगा 1517 गुना 902 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कमरे के फर्श का क्षेत्रफल निकल गया। अब दोस्त क्या बोल रहा है कि इसमें कम से कम कितना टाइल्स लगेगा, इस कमरे में कम से कम कितना टाइल्स लगेगा।
अब कम से कम कितना टाइल्स लगेगा, इसका मतलब यह है दोस्त, कोई टाइल्स को हमें काटना छाटना नहीं है। तो टाइल्सों की संख्या क्या होगी, तो टाइल्सों को काटना छाटना नहीं है, टाइल्सों की संख्या निकालना है। इसका मतलब सोच के देखो, यदि ये कमरा है ना, और इसमें यदि हम इस प्रकार से टाइल्स लगाने लगे, है ना, तो इस प्रकार से लगाते लगाते जाए और यहाँ तक जो है पूर्ण रूप से हम इस तरह से पूरा कैप्चर कर दिए, तो पूरे टाइल्स को हमको काटना नहीं पड़ा और 1 2 3 4 5 6 में पूरा लग गया। एक एग्जांपल समझ के आप, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो लंबाई था, इसकी जो लंबाई था 1517 सेंटीमीटर। तो ये जो हम टाइल्स लगाए हैं, वर्गाकार टाइल्स की बात कर रहा है, जिसकी वर्गाकार मतलब होता है ये टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि ये टाइल्स का जो लंबाई था, वो लंबाई यदि काटे छाटे नहीं है हम, तो पूरा पूरा इसमें फिट आ गया। मतलब ये टाइल्स का जो भी लंबाई था, इस 1517 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया। उसी प्रकार से यदि हम इधर भी हम इस प्रकार से टाइल्स लगाएंगे, तो ये भी चौड़ाई को भी पूरा पूरा विभाजित कर रहा है। तो जो वर्गाकार टाइल्स है, उसका जो लंबाई है, जो वही चौड़ाई है, दोनों बराबर है। और ये कितने है, कितना है, तो जो भी है ये 1517 को भी काट रहा है और चौड़ाई 902 इसको भी पूरा पूरा काट रहा है। तो अब आप ही सोच के बताओ, जो दोनों संख्या को काटेगा, इसके लिए क्या करना होगा, मौसा निकालना होगा। तो यदि हम ये वर्गाकार टाइल्स की संख्या निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें टाइल्स का भुजाओं की लंबाई निकालना होगा। इसके लिए सिंपल सी बात आप सोच सकते हो कि दोनों का मौसा निकालना है। तो दोनों का मौसा कितना होगा, यदि हम 15 से 17 और 9 से 2 इसका मौसा निकालोगे, तो भाग विधि से निकालोगे, अभी मैंने बताया, और जब आप मौसा निकालोगे तो ये 41 होगा। मतलब टाइल्स की जो वर्गाकार टाइल्स है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितना होगा, ये 41 सेंटीमीटर होगा। तो अब दोस्त आसान हो गया कि कमरे के फर्श पे टोटल टाइल्सों की संख्या क्या होगा। तो कमरे के क्षेत्रफल में टाइल्स की क्षेत्रफल से हम भाग दे देंगे। तो टाइल्स की यदि संख्या निकालना है, टाइल्स की संख्या निकालना है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुने चौड़ाई 1517 गुना 902, और उसमें क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल से भाग दे देना है। तो ये टाइल्स क्या है, वर्गाकार है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा। तो ये तो हम भुजा की लंबाई निकाले हैं 41 सेंटीमीटर, मतलब 41 लंबाई गुना 41 चौड़ाई। और जब ये भाग दोगे, तो जो भी भाग दे करके निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, टाइल्सों की संख्या निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन की कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। अप्रोच कैसे किए क्वेश्चन को, किस प्रकार से हम सोचे, कैसे अप्रोच किए, कैसे आंसर तक पहुंचे, ये समझ में आई होगी आपको, है ना। नहीं समझ में आई तो वीडियो आपके पास है, फिर से दोबारा वीडियो को बैक कर लीजिए, पीछे जाइए और एक बार फिर से देख लीजिए, है ना। और जो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। तो अब अगले क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्त एक कंसेप्ट को सीख लेते हैं कि यही मौसा को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, है ना। हम टॉपिक लिख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले तो आप अभाज्य गुणनखंड को समझिए क्या होता है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो क्या क्या लिखोगे आप 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप बोलिएगा कि सर ये 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, है ना, ये गुणनखंड के रूप में है और सबके सब अभाज्य गुणन संख्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है ना। 3 दूना 6 दूना 12। उसी तरह से यदि हम आपसे ये बोले कि 30 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। मतलब गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड लिखे हम इसका। अब इस गुणनखंड विधि से हम इसका मौसा कैसे निकालेंगे, तो यही हमारा टॉपिक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा कैसे निकाले हम। तो कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा, आप अभाज्य गुणनखंड विधि से जो मौसा निकालते हैं हम, तो ये गुणनखंडों में दोस्त जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं ना, उसका गुणनफल होता है।
मौसा क्या होता है? मौसा होता है दोस्त उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल। उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड का गुणनफल। अच्छा, ये कौन सी गुणनखंड की बात कर रहे हैं हम? अभाज्य गुणनखंड। ये अभाज्य गुणनखंड जो अभी आपके सामने निकाले हैं, तो दोनों में जो कॉमन होगा ना, जितना भी संख्या कॉमन होगा उसके गुणनफल ये दोनों का मौसा कहलाएगा। तो अब ध्यान से देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन 1 है, 2 है और ये वाला 3 है, यही कॉमन है। तो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को आप देखोगे तो बोलोगे कि सर 1 है, 2 है और ये 3 है, मतलब ये तीनों को गुना कर देंगे तो हमारा मौसा निकल जाएगा 12 और 30 का कितना? 6। और अभी आपको पता है वीडियो की शुरुआत में ही कि 12 और 30 का मौसा कितना होता है? 6 होता है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भी 6 है। तो याद रखिएगा दोस्त, अभाज्य गुणनखंड विधि से यदि मौसा निकालना है तो इस लाइन को याद रखिएगा कि मौसा क्या होता है? संख्याओं में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होता है ना, उसका गुणनफल होता है ना। चलिए एक आध एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोला है कि 36 और 50 का मौसा निकालिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। सिंपल सा मौसा बोलता तो हम भाग विधि से निकाल देते, अभी बनाए हैं कितना सारा। लेकिन हमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालिए। तो हम क्या करेंगे? 36 और 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। और अभाज्य गुणनखंड वैसे लिखने में यदि तकलीफ हो रही है तो आपको बताए थे अभाज्य गुणनखंड वाली वीडियो को जाकर के देखिए। 36 का गुणनखंड आप इस तरह से लसा करके निकाल देना। 2 से भाग दोगे तो 18, 2 से 9, 3 से 3। उसी प्रकार से आप 50 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना। 2 से 25, फिर 5 से भाग दोगे 5, मतलब आप 36 का गुणनखंड लिखोगे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, और 50 का गुणनखंड लिखोगे तो 2 गुना 5 गुना 5। अब आपको मौसा लिखना है। क्या लिखना है? मौसा किसका? 36 और 50 का। तो 36 और 50 का मौसा क्या होगा? अभी आपको मैंने समझाया कि दोस्त अभाज्य गुणनखंड जो बना रहे हैं ना, उसमें जो दोनों में कॉमन संख्या है उसका गुणनफल होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? केवल और केवल एक ही 2 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दोनों का मौसा जो है सो केवल और केवल 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौसा निकालेंगे ये भी समझ में आया होगा। मौसा क्या होता है ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। मौसा से कितने प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, कितने वेराइटीज का क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और यदि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब इससे ज्यादा मेरे समझ से इस चैप्टर में आपको अभी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। और यदि मेरी बातों से आप सहमत हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करना, क्योंकि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जब तक आप हमसे जुड़ोगे नहीं तब तक हम आपको कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे सिखा पाएंगे। तो जुड़ना जरूरी है, कनेक्शन बनाना जरूरी है, और कनेक्शन बनाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है।